अपनी यहाँ बहुत ही ऊंची लेवल की जो प्राइवेट स्कूल है उसके जैसी उनकी सरकारी स्कूल होती है। उनके लिए तो लिव इन रिलेशनशिप पहले होता तो वो सब कुछ नाम तो पहले ही कर लेते हैं शादी से। जिनका ब्याह हो रखा हो तो भाई सबका वीजा लगवा के सबको चाइना भेज दे। क्या बेशक तलाकशुदा होकर सुंदर लड़की भी भाई वे कर लेंगे। ऐसा होता है, दारू पी करके कोई किसी को फोन मिला दे और उसको कुछ गरिया दे, ये तो नॉर्मल है। तो भाई इसका मतलब जो थारा भाई जोगिंदर है वहाँ चाइना जाके भाई रील वील बना सके आराम से। कोई बोलता है आई लव यू तो उसको चाइनीज भाषा में बोलते हैं वाह आई नहीं। भाई जो डांडा उसमें दम होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल आपके अपने पॉडकास्ट फरीदाबाद रॉकर्स में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं कुछ खास हैं, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई कैसे हो आप? ठीक हूँ भाई जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया भाई, आपको देख के और बढ़िया हो गए भाई। जो आपकी चाइना की वीडियो देख के ना बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है, लेकिन भाई मेरे कुछ कड़वे सवाल हैं, कुछ मीठे हैं। क्या मैं बोलना स्टार्ट करूँ? हाँ जरूर जरूर। भाई हमने आपकी इंस्टाग्राम आईडी देखी, आपने उसमें लिख रखा है चाइना निरंजन। भाई ऐसा क्यों लिख रखा है? इसके पीछे का रीजन क्या है? ये पहले तो नाम था निरंजन चाइना और लिविंग इन चाइना निरंजन। फिर साइकिल बाबा जब मेरे पास आए तो उन्होंने कहा इसको थोड़ा आप मॉडिफाई करो, क्योंकि आप चाइना का ही कंटेंट बनाते हो मैक्सिमम, तो इसको चाइना निरंजन या निरंजन चाइना करो ताकि लोग आपका कंटेंट है उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। तो फिर मैंने इसका नाम इस तरीके से कर दिया। बहुत बढ़िया भाई। जैसे भाई आपने साइकिल बाबा का नाम लिया तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो साइकिल बाबा हैं आप उनसे कहाँ मिले? साइकिल बाबा चाइना आए थे अभी थोड़े दिन पहले, पिछली गर्मियों के अंदर। तो वो जैसे ही इंटर किए चाइना, शायद कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान से इंटर हुए थे। तो जैसे अंदर की तरफ आए चाइना में, तो वो चाइना का सिंजियांग नाम का प्रोविंस था, तो वहाँ पे थे। उनके पास में था अपना जो त्रिफला चूर्ण होता है वो। तो उन्होंने सोचा ये कोई ड्रग्स है। तो उनकी बार बार पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं, कभी कुत्ता लेके आ रहे हैं, कभी जो नॉर्मल पुलिस वाले हैं वो आ रहे हैं, कभी कोई स्पेशल पुलिस वाले आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा, मेरे पास फ़ोन आया था, तो फिर मैंने उनकी थोड़ी सी वहाँ पे हेल्प की थी कि किस प्रकार से आप वहाँ सिंजियांग से आगे चाइना के अंदर ट्रैवल करो, और फिर उनकी साइकिल को कुरियर करवाया था। फिर वो मेरे से मिलने के लिए वहाँ पे ईवू नाम की सिटी है वहाँ पे आए थे, तो फिर वहीं पे हम लोग मिले थे पर्सनली। बाकी फ़ोन पे पहले भी बात हुई थी। तो भाई चलो अब चलते हैं हम शिक्षा की ओर। जैसे हमारे यहाँ शिक्षा के भाई एक अलग अलग पड़ाव होते हैं, जैसे भाई स्कूल, कॉलेज या फिर सरकारी स्कूल, प्राइवेट। तो उसी तरीके से भाई जो चाइना में शिक्षा होती है तो वहाँ का मतलब उसके बारे में बताओ कुछ हमें। वहाँ की शिक्षा बाजी अपने वाले से बहुत कुछ अलग है। वैसे बात करो तो अपने जैसी शिक्षा है, जैसे अपने यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल होती है, मिडिल स्कूल होती है, वो होती है। बाकी यूँ बात करो तो अपनी स्कूलों में और उनकी स्कूलों में बहुत फ़र्क होता है। अपनी यहाँ बहुत ही ऊंची लेवल की जो प्राइवेट स्कूल है उसके जैसी उनकी सरकारी स्कूल होती है, और वहाँ मैक्सिमम सरकारी स्कूल ही है। इसी वजह से उनका कहना है, उनकी गवर्नमेंट मानती है कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, दोनों के बच्चों को इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो इस वजह से आज चाइना देखो इतना आगे बढ़ चुका है, इतनी तरक्की कर चुका है। अपने यहाँ अमीर गरीब की जो खाई है वो चाइना के अंदर नहीं मिलती। वहाँ चाहे कितना भी आपके पास पैसा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका बच्चा और गरीब का बच्चा दोनों एक जगह ही पढ़ेंगे, एक जैसी एजुकेशन लेंगे। इसी वजह से आप देखो चाइना टेक्नोलॉजी में इन सब में इतना आगे जाता जा रहा है। और इनकी तो गांव की स्कूलें भी इतनी ज़ोरदार, मैंने एक वीडियो बना के भी दिखाया था चाइना की गवर्नमेंट स्कूल करके। तो उस वीडियो मैंने दिखाया उनका गांव की स्कूल के अंदर भी जो दौड़ने का ट्रैक है, इसके अलावा बच्चों के रहने की व्यवस्था है, टीचर्स के रहने की है, खाने पीने की, स्कूल के दोपहर के अंदर बच्चों को खाना खा के सोने का टाइम मिलता है, और स्पोर्ट्स के लिए अलग से टाइम मिलता है। बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है। मेरे को लगता है अपने वालों को अगर उनकी कॉपी करने को मिले एजुकेशन सिस्टम की, तो चाइना के इक्वल इंडिया बहुत इजीली जा सकता है। अगर एजुकेशन को कॉपी कर लेना तो टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। भाई जैसे अभी एक वर्ड आया टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के लेके बात करते हैं। तो भाई टेक्नोलॉजी में चाइना इंडिया से आगे है क्या? भाई जी टेक्नोलॉजी के मामले में तो दोनों देशों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट कई मामलों में भारत बहुत ज़्यादा आगे है। जैसे अभी नई नई टेक्नोलॉजी भारत के अंदर डेवलप हो रही है, तो डिफेंस सेक्टर में भी अभी देखो, अभी इंडिया पाकिस्तान का जो हुआ तो आपने देखा कितना अपने मेड इन इंडिया वाले जितने प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो टेक्नोलॉजी में तो इंडिया भी बहुत आगे है, लेकिन कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो अपनी डेली लाइफ में अपने को दिखाई पड़ती है। उनके मामले में चाइना ये मानना पड़ेगा बहुत ज़्यादा ही आगे है, क्योंकि उनके पास एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है।
फॉर एग्जांपल देखो, घर के अंदर काम करने वाले रोबोट्स हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले रोबोट हैं। इसके अलावा जो 5G जो है, अपने तो हम फ़ोन तक ही 5G सीमित करके रह गए, लेकिन जो चाइना वाले हैं उस 5G का सच में यूज किया उन्होंने। ड्राइवरलेस उनके जो सड़कों के ऊपर सफाई वाले व्हीकल चल रहे हैं, इसके अलावा उनकी ड्राइवरलेस टैक्सी चल रही है, ड्राइवरलेस उनका बस चल रहा है। तो अगर इनको हम देखते हैं तो टेक्नोलॉजी के तौर पे जो डेली लाइफ में अपने काम आने वाली चीज़ें हैं, उनमें टेक्नोलॉजिकली तो बहुत ज़्यादा चाइना एडवांसमेंट में है। इसके अलावा उनका मतलब होटल के अंदर भी आप कोई खाना ऑर्डर करते हो तो जैसे जोमेटो स्विगी वाला अपना खाना अपने रूम तक लेके आता है, वहाँ प्राइवेसी होती है, तो वो रिसेप्शन पे आता है और वो उनको रोबोट को सबमिट करता है। रोबोट आपके रूम तक जाता है, वहाँ जाकर के कॉल करता है आपके रूम के अंदर वाले फ़ोन पे, और जब रिंग होती है आप जाके बाहर गेट खोलते हो तो आपके सामने वहाँ रोबोट खड़ा होता है। तो टेक्नोलॉजी तो देखो आपको वहाँ हर जगह देखने को मिलेगी। भाई अब आते हैं हम खेती के ऊपर। तो जैसे भाई हमारे इंडिया में खेती होती है, देखते हैं मतलब हर मौसम आता है, हर तरीके की खेती होती है। वैसे ही भाई चाइना में भी खेती होती है क्या? वहाँ भी किसान होते हैं? अगर वहाँ किसान होते हैं तो भाई उनके बारे में बताओ कुछ हमें, किस तरीके की फसल होती है, कैसे किसान होते हैं? फिर भी किसान तो वहाँ भी है, अपने जैसे ही किसान है, लेकिन जैसे इंडिया में बहुत बड़े बड़े खेत है, उसके अंदर लोग मोस्टली खेती करते हैं जिसमें मोटा अनाज बनाते हैं। वहाँ इसकी बजाय ज़्यादातर वेजिटेबल्स उगाते हैं। तो चाइना में अलग अलग एरिया है जहाँ पे अलग अलग खेती होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो तो एक शानडोंग राज्य है, शानडोंग राज्य को बोलते हैं चाइना का वेजिटेबल बास्केट। तो वहाँ पे सब जगह पूरी वेजिटेबल्स की खेती करते हैं वो लोग, बहुत ही हाई लेवल पर। उनके जो बीज है, मैंने एक वीडियो बनाया था एडवांस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, तो उसके अंदर मैंने दिखाया था किस प्रकार से एक एक क्विंटल के उन्होंने कद्दू बना रखे हैं, बड़े बड़े तरबूज हैं, इतनी बड़ी बड़ी उनकी जो मिर्ची है। इसके अलावा जो आपको कुकुम्बर होता है वो मिलता है, बड़े बड़े कुकुम्बर्स उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रखे हैं। तो इस तरीके की जो सब्जियां उनमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इसके अलावा जो मोटे अनाज है वो मोस्टली दूसरे देशों से इंपोर्ट कर लेते हैं, तो एग्रीकल्चर होता है। इसके अलावा कपास जो है, जैसे रुई वगैरह है, तो उसका जो शिनजियांग प्रांत है उसके अंदर उनकी खेती होती है। तो एरिया स्पेसिफिक खेती है। भाई जो वहाँ की पुलिस होती है उसका व्यवहार कैसा होता है? और हाँ, सुनने में एक चीज़ आई है कि भाई जो वहाँ की पुलिस होती है उनके पास एक रोबोट होता है, मतलब कुत्ते वाला रोबोट। तो क्या ये सच्चाई है भाई? पुलिस का व्यवहार भाजी देखो, दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो मेरा पर्सनल अनुभव और दूसरा जो सुना है, जो देखा है वो चीज़ देखे। तो पर्सनल अनुभव के तौर पे तो आज तक इतना ही मिलने को मिलता है कि पुलिस काफ़ी हेल्पफुल है, और वहाँ पे वो कभी कभी भी जब पुलिस से काम पड़ता है 5 मिनट के अंदर पुलिस आ जाती है। जैसे अपने यहाँ 100 नंबर पे कॉल करते हैं ना, 100 पे, तो वैसे वहाँ पे 110 पे कॉल करते हैं। तो 110 पे कॉल करते ही 5 मिनट के अंदर अंदर आपके नज़दीकी थाने वाली पुलिस वहाँ पहुँच जाती है, और कोई भी काम होता है उसका एविडेंस के बेस पे काम वो पुलिस है आपकी हेल्प करती है। ऐसा नहीं कि जैसे किसी लड़की ने बोल दिया इसने छेड़छाड़ की है तो उस आदमी को उठा के ले जाते हैं जैसे इंडिया में, और उसकी ज़मानत भी नहीं होती। तो वैसा चाइना में नहीं होता, वहाँ तो एविडेंस है आपके पास, तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता। अगर आपने कोई क्राइम किया है और एविडेंस नहीं है और आप पे कोई झूठा एलिगेशन लगाया है तो आपको कोई भी फंसा भी नहीं सकता। तो ये एक अच्छी चीज़ लगी, पुलिस अच्छी है। बाकी दूसरे लोगों के साथ भी जो अनुभव रहा है आज तक इंडियंस का, वो सब कहते हैं पुलिस काफ़ी हेल्पफुल है और ऐसे परेशान नहीं करती किसी को भी। भाई अब आते हैं मतलब हफ्ता वसूली के ऊपर, जैसे क्राइम है ना, जैसे मार कुटाई, लड़ाई झगड़े। जैसे हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कई बार हफ्ता वसूली या कुछ ऐसी चीज़ें होती है, तो भाई चाइना में भी ये चीज़ें चलती है क्या? हफ्ता वसूली, लड़ाई झगड़ा, गुंडागर्दी? भाजी बदमाशी, गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली कोई सोच ही नहीं सकता। वहाँ क्या है, मतलब जैसे अपने यहाँ स्टॉल लगती है ना बाहर सड़कों के किनारे, वैसे वहाँ की लोकल जो गवर्नमेंट होती है, जैसे म्यूनसिपल गवर्नमेंट बोल दो, जैसे अपने नगर पालिका है, पंचायत समिति है, तो वो क्या करती है अपने गांव में, अपने शहर में एक स्पेसिफिक बाज़ार बनाती है। तो उसकी जो दुकान है उसके अंदर की लाइट और वहाँ का पानी दोनों वो प्रोवाइड करती है, और उसका सालाना आपको किराया चुकाना है। बस आप किराया चुकाओ, वहाँ की साफ़ सफाई, वहाँ का पानी, वहाँ की बिजली, सब वो मेंटेन करती है और कोई उनको परेशान नहीं करता। हफ्ता वसूली की तो सोच भी नहीं सकता। अगर किसी ने हफ्ता वसूली ऐसा प्रोग्राम करने का कोशिश किया और पुलिस के पास कंप्लेंट चली गई तो तुरंत उसको पकड़ लेंगे और 4-5 घंटे के अंदर उसको सज़ा भी हो जाएगी। तो न तो पुलिस हफ्ता वसूली करती और न गुंडागर्दी वाले पुलिस हफ्ता वसूली की सोच सकते वहाँ।
भाई मैंने ना चाइना के बारे में एक चीज़ और सुनी है, जैसे अगर कोई इंसान वहाँ क्राइम कर देता है, अगर वो पैसे वाला है तो जैसे क्राइम करने के बाद सज़ा तो भाई सभी को मिलती है, अगर वो पैसे वाला है तो अपनी जगह किसी और को भी सज़ा दिलवा सकता है। क्या मतलब ये सच्चाई है भाई? अरे ये वाले सवाल है तो मुझे भाई बहुत सारे लोगों ने पूछा, इतना मतलब हम तो मैं परेशान सा ही हो गया ये सुन सुन के। और पता नहीं किसने ऐसा यूट्यूब पे वीडियो बना के डाला कि चाइना में ऐसा होता है। नहीं होता। मैं कईयों को जानता हूँ जिन्होंने क्राइम किया था, बहुत पैसे वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हीं को सजा दी। वो चाहे मतलब कितना भी कुछ भी करने की कोशिश करे, क्राइम किया है तो कोई बचा नहीं सकता उसको। भाई मैंने ना एक रील में देखा था कि जैसे वहाँ चाइना में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, तो इतनी गर्मी में भी उन्होंने रेगिस्तान के अंदर जो रेतीली जगह होती है भाई, उसके अंदर भी घास उगा दी। मतलब ये कैसे भाई? हाँ हाँ, ये है, ये सही देखिए आपने जो रील देखी थी ना, वो सच में रेगिस्तान में घास उगा दी। वो इनर मंगोलिया की है, चाइना का एक राज्य है, मंगोलिया के बिल्कुल नीचे की तरफ दक्षिण में, जिसे इनर मंगोलिया बोलते हैं। उसके अंदर उन्होंने, मैं जाके वहाँ पर्सनली भी इस चीज़ को, रील को देख के मोटिवेट होके पिछली गर्मियों में वहाँ गया था इनर मंगोलिया में। और जब मैं वहाँ जाके देखा, मैं खुद सरप्राइज हो गया कि उन्होंने 10 सालों में लगभग 48% रेगिस्तान को ग्रीनरी में तब्दील कर दिया। और वो सच में किया, उनकी मेहनत सच में भाई जी बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और वो कैसे किया वो मैंने वहाँ जाके जब देखा, तो उन्होंने वहाँ सोलर प्लांट्स लगाए हैं, उनके नीचे जो बहुत सारी घास उगा दी है, पराली वहाँ पे बिछा दी है, और भी बहुत सारा उसका सिस्टम उन्होंने किया है। घास उगाने के साथ साथ उनमें जो सोलर प्लांट्स को जब साफ़ करते हैं उसका पानी नीचे गिरता है ना, तो उसकी भी वहाँ पे बहुत सारी घास उग जाती है। तो इस तरीके से काफ़ी मेहनत की, और वो सच देखे हैं आपने, जितना रील में देखा वो रियलिटी है। भाई जैसे हमारे यहाँ पे खेती बाड़ी होती है, तो जैसे गेहूं हो गया या कोई भी धान हो गया, तो भाई उसकी जो पराली होती है तो हमारे यहाँ जैसे उसे जला देते हैं। और चाइना में भाई उस पराली का या जो खेती बाड़ी में कोई चीज़ वेस्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है, उसका क्या करते हैं भाई? उसको भी जला देते हैं वहाँ पे। भाई जी वो पराली को जलाते नहीं है, वो पराली को काट करके फिर उसकी दरी बना देते हैं। जैसे उन दानों को जो उसके डंठल्स होते हैं ना, उनको जोड़ करके उसकी दरी टाइप की बन जाती है, उसमें धागा लगा करके फिर उसको डेजर्ट में बिछा देते हैं, जहाँ सोलर प्लांट्स होते हैं ना उनके नीचे। फिर उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा जैसे सोलर प्लांट्स को साफ किया तो उसका पानी गिरा, तो वहाँ नमी आ गई, फिर उसमें घास लगा दिया, वेजिटेबल्स उगा दी। तो इस तरीके से वहाँ पे धीरे धीरे करके ग्रीनरी करने के काम में लेते हैं। मिट्टी जहाँ भी उड़ रही है वहाँ पे उसको बिछा दे रहे हैं वो। भाई एक चीज़ हो रही है, मतलब बहुत बहुत सुनने को मिल रही है कि चाइना में भाई ऐसा होता है जैसे कोई भी है, मतलब रिलेशन में रहते हैं, पहले मतलब बच्चा हो जाता है और बाद में शादी करते हैं। सही है ये वाली बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं वहाँ पे जब रह रहा था तो मैं एक शादी में भी गया था। उस लड़की के 2 बच्चे थे, एक बच्चा 5 साल का था, दूसरा बच्चा शायद 8 साल का था, और उन्होंने उसके बाद में शादी की। तो वहाँ बच्चे पहले हो जाते हैं, और उनकी शादी की उम्र जैसे 22 साल है, तो 22 साल से पहले अगर बच्चा किसी के पेट में हो जाता है तो उस बच्चे को वो उसको बर्थ करते हैं, उसका जन्म करते हैं, और उसके बाद में नाम उसके पापा का ही होता है, जो लड़का लड़की जो दोनों हैं उनका ही आपस में उसमें नाम आता है, माता पिता में। और उसके बाद में वो आराम से, जो ट्रेडिशनल तरीका उनका शादी करने का, वैसे चाइनीज़ तरीके से शादी करते, जो अपने इंडिया के जैसा ही है। इसमें तो मैंने एक बड़ा वीडियो भी बनाया था, बहुत फेमस हुआ वो वीडियो, लगभग 8-9 मिलियन लोगों ने उसको देखा, क्योंकि चाइनीज़ कल्चर बिल्कुल इंडिया के कल्चर से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। भाई चाइना और पाकिस्तान के बीच में ज़्यादा दोस्ती दिखाई जाती है, भाई ऐसा क्यों? ये 2-3 तरीकों से आप समझ सकते हो भाई। एक तो उनके कुछ स्ट्रेटेजिक दोनों कंट्रीज़ के आपस में संबंध ऐसे हैं कि उनको उनके बेनिफिट्स होते हैं। दूसरा क्या होता है, जैसे चाइना के अंदर चाइना का खुद का सोशल मीडिया है, और इंडिया के लोग हैं उसके ऊपर अपना गुड कंटेंट अपलोड नहीं करते, और चाइना वाले जो है वो चाइना का अपना कंटेंट तो लगाते हैं, साथ में जो पाकिस्तानी चाइना में रहते हैं वो पाकिस्तान का अच्छा कंटेंट वहाँ लगाते हैं, और इंडिया के बुरे बुरे कंटेंट भी वहाँ लगाते हैं। तो लोगों के मन में, जैसे आज इंडिया के मन में रशिया के प्रति एक सकारात्मक भावना रहती है ना, पॉजिटिविटी है अपने, कि जब भी रशिया का नाम आता है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपन मन से तो रशिया के प्रति एक अच्छा ही सोचेंगे। वैसे वो पाकिस्तान वाले वहाँ पे इतने वीडियो लगा चुके हैं कि अब जो नॉर्मल चाइनीज़ लोग हैं उनके मन में भी ये होता है कि हाँ, चाइना और पाकिस्तान तो अच्छे दोस्त है। और इंडिया के बुरे बुरे वीडियो वहाँ इतने अपलोड करते हैं, जैसे यहाँ के जो होते हैं ना अपने स्ट्रीट फूड्स के वीडियो होते हैं, जो इंस्टाग्राम पे आपने देखे होंगे, गंदे कोई खुजला रहा है उसी से वो पानी पूरी खिला रहा है,
या फिर कहीं गंदगी के अंदर कुछ कचौड़ी समोसा बेच रहा है, तो ये सारे वीडियो पाकिस्तान वाले या फिर और लोग हैं वो मिल करके जानबूझ करके उनको उनके सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। तो लोगों के नेगेटिविटी इंडिया के प्रति बनती है और पॉजिटिविटी पाकिस्तान के प्रति मिलती है। तो नॉर्मल लोग तो ऐसे हैं और बाकी हायर लोग हैं, उनके कुछ अपने राष्ट्रीय इस तरीके के बेनिफिट्स हैं, उसकी वजह से उनमें पॉजिटिविटी मिलती है। अगर इंडिया वाले भी चाहें ना तो इंडिया के प्रति भी पॉजिटिव माहौल बना सकते हैं, मगर अपने तो उनकी सारी ऐप यहाँ पे बैन है, तो अपने वाले कंटेंट तो अपलोड कर नहीं सकते जो इंडिया को महान दिखाने वाले हैं। बहुत सारे इंडियन करते भी हैं जो चाइना में रहते हैं, मगर इतना ज़्यादा लोग नहीं है जितने होने चाहिए। निरंजन भाई एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ कई मनचले होते हैं भाई, वो किसी लड़की को छेड़ देते हैं। कई बार होता है ना, रोड पे जा रही है लड़की, अगर उसे छेड़ दिया, अगर चाइना में अगर कोई लड़की जा रही है अगर उसे ऐसे कोई मनचले छेड़ दें तो हो तो जाता है कई बार, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो छेड़ करके अगर लड़की ने कंप्लेन कर दी तो वो भाग जाएंगे, बच जाएंगे, उनको सज़ा नहीं मिलेगी। तो जैसे मैं एक बार देखा था मैंने कि KTV जो होता है, बड़े बड़े वहाँ पे ऐसे होटल जैसे बड़े बड़े रूम्स होते हैं जो उनके अंदर छोटे छोटे बड़े यूँ समझिए एक इंस्टीट्यूट टाइप के होते हैं जिनके अंदर छोटे छोटे रूम होते हैं, गाना बजाने के लिए लोग जाते हैं। तो मैं भी वहाँ दोस्तों के साथ गया था, वहाँ देखा था एक आदमी ने लड़की के ब्रेस्ट को टच कर दिया था वहाँ पे, और उसने पुलिस को कॉल कर दिया। तुरंत पुलिस आई, उसको उठा के ले गई। तो अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो लड़की के साथ जो बदतमीजी हुई है तो लड़की तुरंत पुलिस को कॉल करे और पुलिस आकर के उस बंदे को ले जाएगी, उसको बच नहीं सकता कोई भी। वैसे तो भाई एक कहावत है कि चाइना का माल चल ले 4 दिन, लेकिन हमने देखा है कि भाई चाइना के रोडों पे कि बहुत सारे कैमरे लग रखे हैं, बहुत सारे, क्या मतलब वो वर्किंग होते हैं कि जैसे भाई चाइना हो गया तो उनका माल 4 दिन चले, लेकिन बहुत सारे कैमरे लग रखे हैं, क्या वो चलते हैं? तो भाई मतलब क्या क्राइम वगैरह होता है वो रिकॉर्ड करता है उन चीज़ों को? देखो, क्राइम तो हर जगह होता है, कोई भी कंट्री हो, क्राइम तो रुक ही नहीं सकता। हर तरीके की मानसिकता के लोग रहते हैं। बाकी देखो, चाइना के अंदर जो कैमरे हैं, और रही बात 4 दिन चलते हैं, तो मैं आज इतने सालों से वहाँ रह रहा हूँ, लगभग 7-8 साल हो गए मुझे वहाँ रहते हुए, तो मैं उनको रिपेयर करते हुए बहुत कम देखा। अगर वो ख़राब होते तो रिपेयरिंग के लिए भी लोग आने चाहिए ना वहाँ पे, लेकिन बहुत कम लोग उनकी रिपेयरिंग करते, बहुत ही नए के बराबर। मान लो आप 5-6 महीने में एक बार किसी को देख लिया कोई रिपेयर करते, और वो कैमरे रनिंग प्रोसेस में होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो वो है क्राइम। तो देखो वहाँ पे भी कई अलग अलग तरीके की क्राइम है, कार की भी कई बार चोरी होती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिलता है कि और भी अलग अलग प्रकार के क्राइम हैं जो होते हैं, बट अगर पकड़ा गया तो उसको सज़ा भी तुरंत होती है। ऐसा नहीं कि आज पकड़ा गया तो अब 25 साल बाद उसको सज़ा होगी, उसका कानून वो कोर्ट में केस चलेगा, ये है मतलब खिंचाव तनाव नहीं है, जो भी है तुरंत है। निरंजन भाई, चाइना में ना तलाक बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनका मेन कारण क्या है? जैसे भाई चाइना की तो सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं, और सुंदर होने के बावजूद भी भाई उनका तलाक हो जाता है, तो उसका कारण मतलब मेन कारण क्या है? कुछ भी रीज़न हो सकता है भाई जी। ज़्यादातर तो देखिए फाइनेंशियल क्राइसिस होती है। जब वो शादी करती है तब देखता है लड़का बहुत ही स्टेबल है, और जब शादी हो जाती है उसके बाद में उसको ऐसा लगता है कि इसके पास अब कुछ ज़्यादा पैसा वैसा नहीं बचा, उसका खुद का खर्चा भी बढ़िया से नहीं चलेगा, तो फिर वो उसे तलाक ले लेती है। एक तो सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न तो यही आता है भाई। मतलब जो साइज होता है वो भी इसका कारण हो सकता है क्या मैन? मतलब नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। मेरा कहने का मतलब है भाई, जैसे उनकी हाइट कम होती है, मैं हाइट को लेके बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए तो लिव इन रिलेशनशिप पहले होता, तो वो सब कुछ नाप तो पहले ही कर लेते हैं शादी से। तो भाई मतलब हरियाणा को लेके ना एक विचार आया, जैसे हमारे हरियाणा के अंदर कई रांडे होते हैं, रांडे मतलब जैसे जिनका ब्याह ना हो रखा हो, तो भाई सबका वीजा लगवा के सबको चाइना भेज दें। क्या बेशक तलाकशुदा होकर सुंदर लड़की भाई वे कर लेंगे, क्या मतलब सब भेज दें? भाई वो देख के ना बहुत कह रहे होंगे, हाँ भाई अनु भाई करवा दो, जल्दी भेजो चाइना। ये वाला बिल्कुल सही है। मुझे लगता है एक ना वहाँ पे भी ChinaShadi.com खोल लेते हैं अपन लोग दोनों मिलके। पर भाई एक समस्या भी है कि जैसे मैंने एक चीज बोली कि चाइना का माल चल रहे 4 दिन, कहीं ऐसा ना वो बहू भी भाई 4 दिन रहे फिर भग जावे रांडे भाई, फिर लट लेके हमारे पीछे भगे। भाई चाहे जो रांडा है उसमें दम होना चाहिए। चलेगी पूरी, मगर उसको चाइनीज सीखनी पड़ेगी, नहीं तो बिना चाइनीज के तो वो भी वहाँ नहीं चल पाएगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है भाई जी, अगर जो यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, जो ऐसा लगता है ना कि भाई मैं तो अभी ख़त्म हूँ,
यहाँ के मार्केट के लिए, उसको चाइना जाना चाहिए। 6 महीने कम से कम वहाँ पे वो लैंग्वेज सीखे, और जब उसको चाइनीज़ आ जाती है तो वो वहीं पे जॉब करना शुरू कर दे, और साथ में वहीं पे चाइनीज़ बहू से शादी कर ले, उसकी लाइफ सेट है। क्योंकि यहाँ तो वो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो कम से कम वहाँ जाके आज से 50 साल आगे की ज़िंदगी तो जी सकता है। भाई जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पे चल रखा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी, लड़ाई झगड़ा, तू आ जा मैं आ जाऊँ, लोकेशन देना है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भाई चाइना के अंदर भी क्या ऐसा होता है, सोशल मीडिया पे लड़ाई वगैरह ऐसा चलता है क्या? होता है भाई, वहाँ पे भी होता है, लेकिन वहाँ सोशल मीडिया की राइवलरी नहीं होती कि जैसे मान लो किसी ने किसी को सोशल मीडिया पे कुछ बोल दिया तो दूसरा उसको रिप्लाई कर रहा है, फिर उसके फैंस फॉलोइंग्स उस तीसरे आदमी को रिपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा होता है दारू पी करके कोई किसी को फ़ोन मिला दे और उसको कुछ गरिया दे, ये तो नॉर्मल है, देखो सब कंट्री में होता है। लेकिन वो वाला राइवलरी वाला कम होता है, क्योंकि वहाँ सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो कोई ज़्यादा उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई इसका मतलब जो थारा भाई जोगिंदर है वहाँ चाइना जाके भाई रील वील बना सके आराम से। हाँ, वेलकम है। एलविस भाई का भी स्वागत है जोगिंदर भाई का भी स्वागत है चाइना में। भाई जैसा कि ना आपकी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आती हैं, और आप ना मतलब चाइना की काफ़ी चीज़ों को दिखाते हो, एक्सप्लेन करते हो, उनके बारे में बताते हो। क्या मतलब आपके पास ऐसे कमेंट आते हैं कि भाई निरंजन आप तो चाइना के हो गए, या चाइना की बढ़ाई करते हो, ऐसा कुछ मतलब कमेंट वगैरह आते हैं क्या भाई आपके पास? ये सही पूछा आपने। ये अभी नहीं आता, लेकिन शुरू शुरू में आता था। उस समय में कई लोग हैं जो समझ नहीं पाते थे। एक्चुअली देखो, दो चीज़ होती है, आप एक तो चाइना जाके चाइना का कंटेंट बनाओ, एक आप जहाँ रहते हो वहाँ का दिखाते हो। तो मैं चाइना रहता हूँ, इसलिए मैं चाइना का कंटेंट बनाता हूँ। जब लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई तो लोग ज़्यादा कमेंट नहीं किए। शुरू शुरू में लोग बोलते थे कि आप तो चाइना का ही कंटेंट बनाते हो, मैं वहीं रहता हूँ तो वहीं का बनाऊँगा। फिर मेरा जो कंटेंट है वो एजुकेशन बेस्ड कंटेंट है। मैं उनको दिखाता हूँ चाइना की फैक्ट्रियाँ कैसी है, चाइना वाले बिजनेस कैसे करते हैं। वो एक एजुकेशन है कि इंडिया वाले उनको देख करके सीख सके, क्योंकि अपने एजुकेशन में उनको नहीं सिखाते हैं कि किस तरीके का फैक्ट्री सेटअप करो। आज अपना स्कूलिंग सिस्टम है उसमें नहीं सिखाते हैं, कॉलेज का सिस्टम वो नहीं सिखाते हैं कि यहाँ अगर स्पीकर की फैक्ट्री खोलनी है तो उस स्पीकर की फैक्ट्री का प्रोडक्शन लाइन कैसे होगा, कैसे वर्कर्स को काम कराना है, और अगर चश्मे की फैक्ट्री खोलनी है तो कैसे होगी, और अगर कोई बड़ा एक्सपो होता है तो उसमें क्या नई टेक्नोलॉजी आई है। तो ये जब मैं सब चीज़ों दिखाता हूँ तो जब लोग जो बिना दिमाग वाले थे वो तो छोड़ के चले गए, तो उनको तो पैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता देश आगे बढ़े या देश गर्त में जाए। तो जब जिन लोगों को फ़र्क पड़ता है कि देश को कैसे आगे ले जाना है, अपने भारत के अंदर मेड इन इंडिया कैसे आगे बढ़ाना है, तो जब वो लोग मेरे चैनल पे ज़्यादा जुड़ते गए तो उसके बाद में उनको वैल्यूएबल कंटेंट मिला, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो वो जो चाइना वाले हो गए वो शुरू शुरू में आता था 2019, 20, 21 तक लास्ट तक आया। उसके बाद में जितना अभी तक आता है उसमें मैक्सिमम लोग समझदार हैं और वो समझते हैं नई चीज़ जो भी मार्केट में आ रही है। मैं उनको घर बैठे दिखा रहा हूँ, बहुत सारी फैक्ट्रियों के कॉन्टेक्ट दिखा रहा हूँ, फैक्ट्रियाँ इनसाइड दिखा रहा हूँ। और जो चाइना आज भारत के डेवलपमेंट से जो बेसिक अपना सिविल डेवलपमेंट है, जैसे सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमंस के लिए जितनी फैसिलिटीज़ हैं, वो सब में लगभग 50-60 साल आगे हैं। अपने को वहाँ तक पहुँचने में इतना टाइम लगेगा, तो वो एक्चुअली में कैसे काम करता है, कोई शहर है उसका सिविल जो उनका मैनेजमेंट कैसा है, अर्बन मैनेजमेंट कैसा है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कैसा है, तो जब ये सब चीज़ें मैं दिखाता हूँ तो लोग जो समझदार हैं उनको समझ में भी आता है और वो अप्रिशिएट भी करते हैं। तो जब मैं उनके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो 99% अच्छे कमेंट्स आते हैं। तो ये देख के पता चलता है कि ऑडियंस भी इन चीज़ों से मतलब अपने आप को रिलेटेड फील करती है। वैसे तो भाई देखो पॉडकास्ट ठीक चल रहा है, लेकिन मैं पॉडकास्ट में एक हटके क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे भाई एक भूत बोल देते, भूत, प्रेत, जिंद, क्या मतलब चाइना में भी ऐसा होता है क्या, भूत वगैरह है? कुछ बताओ ना भाई, कहानी कोई किस्सा बताओ भाई वहाँ का। भूत है होते हैं भाई जी, लोगों के मन में होते हैं, वो भी मानते हैं भूत, पिशाच, स्वर्ग, नरक। और अच्छा एक गजब की बात बताता हूँ, जैसे अपने यहाँ पे भूत से लड़कियाँ ज़्यादा डरती है, वैसे चाइना में भी भूत से लड़कियाँ ज़्यादा डरती है। साथ में अपने जैसे श्राद्ध होता है, चाइना में भी श्राद्ध होता है। और साथ में अपने तो यहाँ जैसे श्राद्ध के टाइम हम लड़कियों को खाना खिलाते हैं, नवरात्रि में लड़कियों को खाना खिलाते हैं, श्राद्ध में ब्राह्मण को बुला के खाना खिलाते हैं, वो कौवे को भी खाना खिलाते हैं। वो लोग क्या करते हैं बाजी, अपने श्राद्ध के टाइम में एक पैसा आता है, अपने जैसे टिश्यू पेपर है वैसा पैसा आता है, उसके अंदर ऊपर पैसा रुपया लिखा रहता है, तो लोग क्या करते हैं उसको जलाते हैं
और जलाने के बाद में वो उनका मानना है कि ये पैसा हमने जला दिया, अब स्वर्ग में बैठे हुए हमारे पितरों को ये पैसा मिलेगा, तो वहाँ से वो सामान खरीद के खा पी लेंगे, बीड़ी वीड़ी पी लेंगे। ये चीज़ है। और उनका एक टॉम स्वीपिंग डे भी आता है, तो उसके टाइम वो अपने जाकर के अपने पितरों के कब्र को साफ़ करते हैं, वहाँ पे फूल वगैरह चढ़ाते हैं, फ्रूट्स वगैरह रख के आते हैं। तो भूत पिशाच भी मानते हैं और देवी देवता भी मानते हैं, स्वर्ग नरक भी मानते हैं चाइना के लोग, और थोड़ा सा वास्तु भी मानते हैं, जैसे ज्योतिष होता है ना वो। भाई चाइना के अंदर क्या हमारे हिंदू मंदिर हैं? हिंदू मंदिर वहाँ देखो, बुद्धिस्ट मंदिर तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे बुद्धिस्ट मंदिर है। हर गांव में बुद्धिस्ट मंदिर मिल जाएगा, शहर में मिल जाएगा 20-25 आराम से। और वहाँ क्या है, जैसे अपने मंदिरों में यहाँ हम पैसा डोनेट करके मंदिर बनवाते हैं ना, तो वैसे वहाँ भी मंदिर है, उनकी दीवार होती है एक, उस दीवार के ऊपर जितना लोगों ने पैसा डोनेट किया उनका नाम भी लिखा होता है। और इसके अलावा हिंदू मंदिर की बात करो तो भाई जी केवल एक जगह है, जैसे छेंजो बोलते हैं, वहाँ जैसे अभी 2025 चल रहा है, वैसे 6वीं शताब्दी चल रही थी, 500 सन 600 के करीबन की बात है। तो उस समय इंडिया के बहुत सारे तमिल व्यापारी चाइना जाते थे, और छेंजो शहर फुजियान में आता है, वहाँ पे वो जाते थे। और उस समय चंगेज खान की बेटी वहाँ पे ऑर्डर देती है कि एक हिंदू मंदिर बनाने का, उसका हिंदू मंदिर और वहाँ शिवलिंग का आज भी अवशेष है, चाइना वालों ने उनको सिक्योर करके रखा है। और वहाँ एक मंदिर है, उस खाइयन मंदिर नाम है शायद उसका, उस मंदिर के जो अभी वो उसको बुद्धिस्ट मंदिर बना दिया, क्योंकि वहाँ जो ओरिजिनल मंदिर था वो गिर गया, तो उसके ऊपर लकड़ी का उन्होंने बुद्धिस्ट मंदिर बना दिया। लेकिन उसके जो बेस है, उसका जो नीचे का फाउंडेशन है, उसके ऊपर जो कार्विंग की गई है, उसके ऊपर जो फोटोज़ मूर्तियाँ बनी हुई है, जैसे कृष्ण भगवान का उखल से बांधा होना, और जो समुद्र मंथन है वो, और हाथी का जो मगरमच्छ है वो पैर पकड़ लेता है, वो ऐसे बहुत सारी। और अपन जो दिवाली में पूजा पाठ के अंदर काम में लेते हैं ना, लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी की जो मूर्ति होती है वो इस तरीके से, और नरसिंह भगवान की जो हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ रहे हैं, इन सभी की आपको उस मंदिर का जो स्तंभ लगे हैं, उसके जो पिलर्स हैं, उसके ऊपर आज भी कार्विंग सिक्योर मिलती है। और उनका जो म्यूजियम है उसके अंदर जो पुराने 200 से ज़्यादा वहाँ मंदिर थे, हिंदू मंदिर थे, वो जब गिर गए तो उनके जो खुदाई में अवशेष मिले, उनको चाइनीज़ गवर्नमेंट ने निकाल करके म्यूजियम में रखा, और आज भी वो सारी चीज़ें संरक्षित है, सिक्योर्ड है। मैं जब वहाँ गया तो मैं देख के ऐसे आश्चर्यचकित हो गया कि बाकी मुस्लिम कंट्री तो है, उन्होंने तो सारे हिंदू रिलीजन या बुद्धिस्ट रिलीजन वाली जितनी भी चीज़ें उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। अफ़गानिस्तान में जाओ, वो कितना बड़ा बुद्धा का इतना माउंटेन में स्टेचू था, लेकिन उसको भी उन्होंने बम लगा करके उड़ा दिया था। वैसे चाइना ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। चाइना के जितने भी हिंदू मंदिर थे, उनके जितने अवशेष मिले उनको उन्होंने वहाँ पर रखा। और इसके अलावा लक्ष्मी की आज भी पूजा करते हैं, एक छोटा सा मंदिर है, तो चाइनीज तो उसको दूसरा नाम दे दिया अभी, लेकिन एक्चुअली में उसका जब वहाँ पे स्टोन है उस पर हिस्ट्री लिखा है, और उसमें दिखाया गया कि ये लक्ष्मी की मूर्ति है, और उसकी पूजा भी करते हैं। और इसके अलावा मैं गया जहाँ पे, जैसे अपने यहाँ 4 धाम है ना, चाहे अपने इंडिया में जो मेन हिंदू धर्म के 4 धाम, वैसे चाइना में 4 सीक्रेट माउंटेन्स है बुद्धिस्ट के, जैसे उसमें अमेसान, लसान, इस तरीके से 4 है, मैं उनके नाम भूल रहा हूँ अभी। मैं 3 का सफ़र किया, 3 माउंटेन्स में मैं जाके भी आया, तो उन तीनों को बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने सिक्योर किया, वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, और आज इतना अच्छा टूरिस्ट हब बन गया। मुझे कभी कभी लगता है जितना बेहतरीन मैनेजमेंट मंदिरों का और जो टूरिस्ट लोकेशंस का चाइना ने किया बुद्धिज़्म से रिलेटेड, उतना अच्छा तो हमारे देश में भी नहीं हुआ। अपने वाले भी अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो ये जो बिहार के अंदर बौद्ध मंदिर है, बोध गया है, और जो बोधि वृक्ष है, उसके साथ साथ वहाँ इतना बेहतरीन टूरिस्ट हब बनाया जा सकता है जितना कोई दूसरा देश के अंदर संभावना नहीं है। बहुत गजब, चाइना ने सच में अच्छा काम किया मंदिरों के संरक्षण के अंदर, चाहे हिंदू मंदिर हो चाहे बुद्धिस्ट मंदिर हो। भाई जैसे कई बार आपने देखा होगा हमारे यहाँ जातिवाद को या धर्म लेके बात तो होती है कि भाई जैसे हम जाट, गुजर, अहीर, बामन या इस तरीके की होती है। भाई क्या चाइना में भी ये कास्ट होती हैं? भाई चाइना में 2 चीज़ है, मैं आपको बताऊं, दोनों को अलग अलग समझो। एक तो होता है जातियाँ, एक होता है जो ग्रुप्स, एथनिक माइनॉरिटीज़ बोलते हैं उसको, एथनिक ग्रुप्स बोलते हैं। तो एथनिक ग्रुप्स तो है वहाँ पे 56 है जहाँ तक मेरा आइडिया है, 56 है, जिसमें से 55 तो है माइनॉरिटी के अंदर, और एक है उनकी हान जाति।
तो हान तो है वो सबसे ज़्यादा लोग। इसके अलावा चाहे सिंजियांग वाले उइगर होते हैं, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के कोरियन जाति के लोग हैं, इसके अलावा वहाँ पे हान जाति के जो हानी चू कर, चू यानी जाति होती है, जो एथनिक ग्रुप्स को चू बोलते हैं, तो हानी चू है, लाहू है, ऐसे करके 55 तो है माइनॉरिटी में। तो उनके अलग अलग गाँव भी होते हैं। जैसे एक लाहू जाति के हैं तो उनके सभी का एक गांव है। यूनान राज्य में आपको सबसे ज़्यादा मिलता है। यूनान अपने बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट जो प्रोविंस है ना, अपने जो राज्य है उनके पास में ही आता है। यूनान राज्य एक टच होता है वैसे देखो तो म्यांमार के और वियतनाम, लाओस के। तो यहाँ से इंडिया का जो कल्चर था, इंडिया का जैसे नॉर्थ ईस्ट में वेशभूषा है वैसी उनकी ड्रेसिंग है। तो वो लोग वैसा ही कपड़ा पहनते हैं जैसे अपने नॉर्थ ईस्ट के लोग, आसाम के लोग कपड़ा पहनते हैं, जैसे लेडीज़ जो पहनती है नीचे की तरफ तो और ऊपर की तरफ, वैसे आदमी के लड़कियों के सेम से पहनावे होते हैं। थोड़ा सा उनकी ऊपर की एम्ब्रॉयडरी अलग है, बाकी ऑलमोस्ट सेम सा ही है। और जातियों की जब बात करो तो जैसे अपने यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, वैसे चाइना के अंदर एंसेंट टाइम में जब इनका इंपीरियल टाइम था, राजा महाराजाओं का टाइम था, तो 4 होती थी। उसको बोलते स, नोंग, कोंग, शांग, ऐसे तरीके से। तो स का मतलब होता है जो जैसे इंडिया में ब्राह्मण होते हैं वैसे ही उनके टाइम का था कि जो ब्रेन वाला लोग है, जो राजशाही वाले लोग हैं, जिनका काम है मैनेजमेंट का, वो लोग आते थे स में। लेकिन उसके नीचे आता था नोंग। नोंग यानी जितना भी लोग जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, चाइनीज भाषा में बोलते हैं नोंग ई। नोंग ई यानी होता है एग्रीकल्चर। तो नोंग और वो नोंग दोनों सेम सा ही होता है। नोंग यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी लोग थे उसमें आते थे। फिर कोंग में आता है। कोंग मतलब जितना भी काम करने वाले लोग थे, कोई भी जगह काम करते हैं एग्रीकल्चर के अलावा, वो सब उसमें आते थे। फिर आता है शांग। शांग यानी होता है जैसे शंग ही बोलते हैं बिजनेस को चाइनीज भाषा में। तो जितना लोग बिजनेस करते थे, इधर से खरीदा और इधर को बेच दिया, तो वो आते थे उसके अंदर। लेकिन अगर किसी को ऊपर जाना है, जैसे मान लो एग्रीकल्चर वाला है, वो चाहता है कि मैं राजा महाराजाओं वाले में उसमें प्रोग्रेस करूं या उस पार्ट में जाऊं, तो उनका टेस्ट लगता था, एग्जाम लगता था। तो उसको बोलते हैं चाइनीज भाषा में इंपीरियल एग्जाम सिस्टम। उस समय उनकी मेरिट के बेस पे वो काम करते थे। तो जैसे अपने यहाँ यूपीएससी का एग्ज़ाम लगता है सिविल सर्वेंट बनने के लिए, वैसे उनका भी वो था कि अगर आप जन्म से सब वहाँ पे लो लेवल में हो, लेकिन आपको अगर अपना ग्रेड अप करना है, हाई करना है, तो आप एजुकेशन लो और एजुकेशन के साथ एग्ज़ाम दो। उस समय राजा महाराजाओं के टाइम भी एग्ज़ाम होता था। अपने तो इंडिया में तो जो था उसके अंदर कुछ नहीं था कि आप जो काम करोगे आप वही हो जाओगे। अगर आप काम करोगे खेतीबाड़ी का तो आप खेतीबाड़ी में आ गए, अगर आप पढ़ाई का काम करोगे तो आप ब्राह्मण बन गए, आप साफ़ सफाई का करोगे तो उसमें आ जाओगे, अगर आप जो लड़ाई का काम है या सेना का काम है तो आप उसमें क्षत्रिय बन जाओगे। तो अपने तो ऐसा था, लेकिन चाइना में एग्ज़ाम सिस्टम था, थे सभी उसमें एग्रीकल्चर में सबसे पहले। फिर अगर वो थोड़ा सा अपग्रेड करना है तो कारीगर बन जाओ, तो कोंग में आ जाओ, और उससे ऊपर जाना है तो आप फिर एग्ज़ाम दे करके स्कॉलर बन जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाओ, सिविल सर्वेंट बन जाओ। फिर उनकी फैसिलिटी भी वैसे ही होती थी। तो ये सीन है भाई। अब मैं बात करूंगा नस्ल भेद के ऊपर, कि जैसे कोई अगर बाहर से चाइना चला जाए, क्या उसके साथ नस्ल भेद होता है कि भाई तू तो इंडिया से आया है या तू कहीं बाहर से आया है, तो क्या उनके बीच में कुछ ऐसा होता है कि भाई भेदभाव, कि भाई किसी बाहर से आया तो उसके साथ अलग व्यवहार करें, या चाइना का तो भाई उसके साथ अलग व्यवहार करें? भेदभाव मैंने तो नहीं देखा कहीं पे करते हैं। जैसे अपना इंडिया और चाइना का इतना रिलेशन कई बार बिगड़ भी जाता है। जैसे गलवान का टाइम था तो उसमें काफ़ी रिलेशन बिगड़ा। तो मगर नस्ल भेद मैंने नहीं देखा उन लोगों के मन में। उनके लिए कोई भी फॉरेनर आए, किसी भी कंट्री का है, वो एक एजुकेशन की वजह से मुझे लगता है ऐसा उनके अंदर हो पाया कि कोई भी फॉरेनर है उसको वो रेस्पेक्ट देते हैं। और वो कहते हैं ना अतिथि देवो भव, जो अपने इंडिया में एक स्लोगन है, वो हकीकत में वहाँ लोग उसको प्रैक्टिकल में यूज करते हैं। और जो भी उनके कंट्री में फॉरेनर जाता है उसको बढ़िया से रेस्पेक्ट करते हैं। आप किसी भी इंडियन ब्लॉगर का वीडियो देखोगे तो वो कई बार दिखाते हैं कि वो रास्ता नहीं मिल रहा, उनको जगह नहीं मिल रही, तो चाइनीज़ उसको साथ में अपना काम छोड़ करके उस लोकेशन तक छोड़ के आता है। तो ये सच में उनका नस्ल भेद वहाँ न के बराबर है, जीरो ही मिलता है। जैसे अपन देखते हैं ना अमेरिका में इंडियन होने के नाते मार दिया उसको, स्कूल के अंदर उस पर गोली चला दी, उसको चाकू से मार दिया। कोई बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, इंडियन इतना बच्चा चाइना में पढ़ने जाता है, किसी को भी नस्ल भेद के कारण मार दिया ऐसा आज तक देखने को नहीं मिला। और कई होता है, कई लोग डेड भी हो जाते हैं, लेकिन वो एक्सीडेंटली उनकी मृत्यु होती है। नस्ल भेद के कारण आज तक किसी की मृत्यु हुई ऐसा कोई केस नहीं आया, मेरे ध्यान में तो नहीं है। बाकी कोई आया होगा तो उसकी ऐसी कोई जानकारी अभी तक ओपनली नहीं है।
भाई अब आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर, जो मतलब जो मेरी ऑडियंस है वो सुनना चाह रही है कि जैसे भाई लड़की इम्प्रेस करना हो, हमारे यहाँ पे क्या होता है भाई, फूल दे दिया या फिर कहीं अच्छी जगह घुमा दिया, उसे इम्प्रेस कर दिया। तो भाई चाइना के बारे में बताओ, जो चाइना की लड़की है भाई उन्हें कैसे इम्प्रेस करें भाई? ये काम का सवाल है। इम्प्रेस करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो आपसे अगर उसकी थोड़ी सी जान पहचान हो गई तो आप उसके लिए फूल लेके जाओ, फूल से वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसके लिए मिल्क टी लेके जाओ, जैसे चाइना में स्पेशल मिल्क टी होती है, अपने जैसे स्टारबक है, ऐसे वहाँ पे अलग अलग मिल्क टी की दुकानें होती है। तो आप उससे चाहे 10 RMB 100 रुपया की भी ले जाओ इंडिया के, लेकिन उसके लिए मिल्क टी लेके जाओ। फिर आप कभी कभी उसको खाने पे बुला लो। तो ऐसे 2-3 नुस्खे होते हैं जिससे वो ज़्यादा आपसे इम्प्रेस होती है। स्पेशली फूल उसको बहुत पसंद होते हैं, मिल्क टी भी उसको बहुत पसंद आती है। तो ये 2 तरीके हैं बहुत इजीली किसी को इम्प्रेस करने के। भाई जैसे आप चाइना में रह रहे हो, आपको तो चाइनीज भाषा आती होगी भाई अच्छे से, है ना? तो जैसे मैं कोई वर्ड दूं आपको कि तू मुझे बहुत प्यारी लगती है, तो यही चीज़ भाई जैसे मैंने हिंदी में बोली है, आप चाइनीज भाषा में बोलोगे तो एक बार भाई बोल के बताओ भाई। तो देखो, इंग्लिश में जो वर्ड्स है उनका ट्रांसलेशन बता देता हूँ। जैसे कोई बोलता है आई लव यू, तो उसको चाइनीज भाषा में बोलते हैं वा आई नी, और आई मिस यू को बोलते हैं वो शांगनी। वैशांगनी। हाँ, वह शांगनी। बस भाई बस इतना ही सीख के जाना भाई चाइना, एक बार इतना ही सुन लिया भाई, इतना समझ लिया, ये ही जाके वहाँ भाई लड़की को बोल लूंगा। ऐसा तुम्हें लग रहा है भाई? ऐसा ना, मतलब बता रहा हूँ भाई, कुछ भी हो सकता है। चलो चाइना फिर। भाई अब आते हैं बिजनेस के ऊपर। जैसे वहाँ से कई लोग भाई बिजनेस कर रहे हैं, कई चीज़ों को लाते हैं भाई यहाँ बेचते हैं। तो हमने सुना है कि भाई जैसे कोई अगर नया इंसान वहाँ बिजनेस करे तो मतलब कैसे करे, क्योंकि भाई कई बार मैंने सुना काफ़ी फ्रॉड भी हो जाता है भाई हमारे यहाँ के लोगों के साथ। चाइना में कई बार फ्रॉड हो जाता है लोगों के साथ। कई लोग बोलते हैं कि जो माल हम वहाँ लेने गए थे वो हमें नहीं मिला, और कुछ मालिक ने अलग ही माल भेज दिया। तो उसके पीछे 2 रीज़न होता है। एक तो जो माल लेने जाता है उसकी समझदारी नहीं होती है। दूसरा क्या होता है, उसने QC नहीं करवाया, क्वालिटी चेक होती है। कोई भी माल खरीदते हो ना, उसके बाद में कई लोग प्राइवेट सर्विस भी देते हैं QC की, क्वालिटी चेक की। तो आपका माल बन के तैयार हो गया तो फिर बंदा जाता है रेंडमली बक्से खोल के चेक करता है। तो अगर आपका माल परफेक्ट है तो वो वहाँ से ओके करेगा, तभी आपका माल डिस्पैच के लिए तैयार होगा। अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो क्रॉस कर देगा, आपका माल दोबारा उसमें जो प्रॉब्लम थी उसको करेक्ट किया जाएगा। तो इंडिया के कई लोग जाते हैं वहाँ पे करते हैं, तो वह है। बाकी कई लोग डेढ़ शाणे होते हैं जिनके साथ फ्रॉड होता है, वो उनकी खुद की गलती होती है। उसमें वो क्या करते हैं, फैक्ट्री वाले से अननेसेसरी डिमांड्स करते हैं। तो डिमांड्स के तौर पे जब फैक्ट्री वाला उन पर बहुत ज़्यादा खर्चा कर देता है, तो वो खर्चे भी, जैसे हम इंडिया में चलता है ना, बढ़िया अपनी दुकान पे चाय भी पिलाता है तो उसका खर्चा आप ही के बिल में जोड़ेगा। तो वही है, वो चाइनीज़ भी फिर आपने उससे अगर 5 लाख का खर्चा करवा दिया अपने खातेदारी में, तो फिर वो उसका खर्चा भी आपके ऑर्डर में जोड़ेगा। तो वो 90% माल सही भेज दिया, 10% में जो माल आपको थोड़ा लो क्वालिटी का भेजा, तो वो आपके ऊपर किया गया खर्चा ही है। भाई एक और चीज़ है जो मैंने सुनी है, मतलब देखी ना, मतलब बहुत सारी सुनी है कि हमारे यहाँ बोलते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे भाई गली में खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उन्हें ताना दे देते हैं कि भाई तुम ऐसा कर रहे हो। चाइना में छोटे छोटे बच्चे भाई घर पे बैठ के ड्रोन बना देते हैं। क्या मतलब ये सच्चाई है भाई? ज़्यादा इतनी तो सच्चाई नहीं है कि सारे बच्चे वहाँ पे ड्रोन बना लेते हैं। इतना ज़रूर है कि उनका एजुकेशन जो होता है, स्कूल होते हैं उनमें प्रैक्टिकल एजुकेशन देते हैं। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन के टाइम उनको सिखाते हैं कि देखो ये काम कैसे होता है। इसके अलावा स्कूल में जब वो कॉलेज में जब चले जाते हैं तो कॉलेज में भी उनकी इंटर्नशिप्स होती हैं। तो उसमें उनको फैक्ट्रियों में या फिर इंस्टीट्यूट्स में उनमें उनकी 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अलग अलग उनकी जो एजुकेशन है, अलग अलग उनका जो डिग्री है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उनको वहाँ पे प्रैक्टिकल एजुकेशन मिलने के बाद ही उनकी डिग्री उनको इश्यू होती है। तो जैसे अब कोई BA कर रहा है तो BA के अंदर, MA के अंदर अलग है, BA के अंदर अलग है, एक पर्टिकुलर टाइम है। उस टाइम में आपको वहाँ जॉब करनी पड़ेगी, और जॉब का जब उसको प्रैक्टिकल रियल अनुभव आ जाएगा उसके बाद आप एलिजिबल हो अपनी डिग्री लेने के लिए। तो निरंजन भाई बहुत सारी जानकारी मिली, बहुत सारी नॉलेज मिली चाइना को लेकर, जैसे हमने बात करी है आपसे। तो भाई अभी चलने का समय आ गया, चलते चलते एक प्यारा सा मैसेज हमारी फरीदाबाद रॉकर्स की जो ऑडियंस है, फैमिली है भाई, उनको एक प्यारा सा मैसेज। दोस्तों, चाहे कुछ भी करो, एक बार चाइना ज़रूर घूमने जाओ, क्योंकि चाइना एक तो अंडररेटेड कंट्री है। भले कई लोग मुझे कहेंगे ये बात सुन करके मेरे को हेट भी मिल सकता है, मगर एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, जो मीडिया आपको बोलता है ना कि चाइना ऐसा है, चाइना वैसा है, उस पर ध्यान मत दो। ये आपका ब्रेन वॉश करते हैं। ये
वो होता है ना, जैसे आपके मोहल्ले में भी देखते होंगे, किसी ने तरक्की की तो लोग उसकी बराबरी नहीं कर पाते तो उससे चिढ़ते हैं। तो कुछ चाइना के साथ भी ऐसा ही होता है। उसको अंडररेटेड कंट्री है, एक डेवलपिंग कंट्री है, भारत से पीछे था 1990 के करीबन, लेकिन आज भारत से 50 साल आगे जा चुका कंट्री है। तो इन्होंने पिछले 20 से 30 सालों में जो काम किया है वो इतना अमेजिंग काम है कि कभी मौका मिले तो एक बार जाके घूम के आना। और कोशिश करो, चाइना ने जो चीज़ें सीखी है, देखी है, करी है, उसी तरीके से हम उनको देख करके, सीख करके अपने मेड इन इंडिया में चीज़ें बना लें। इंडिया के अंदर अगर चीज़ें बनेगी, दुनिया में बिकेगी, अपना देश आगे बढ़ेगा। और अच्छा एग्जाम्पल है, चाइना जाओ, वहाँ के एक्सपो में जाओ, वहाँ की टेक्नोलॉजी को देखो, समझो, कुछ एक दो सैंपल भी लेके आ जाओ, यहाँ आकर के कोशिश करो उसी चीज़ को अपने यहाँ पे बना सको। ये भाई मेरी तरफ से मैसेज है। बाकी मीडिया चाहे आपको कुछ भी कहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी कान में इधर से बात लेना, इधर से निकाल देना। मीडिया का काम है आपको लड़ाते रहना, और वो आपको लड़ाते रहेंगे और अपनी टीआरपी लेते रहेंगे। भाई ने बहुत अच्छी बात बोली है कि अपने बच्चों को भाई विज्ञान का ज्ञान दो। विज्ञान में अगर भाई बच्चे आगे रहेंगे तो भाई कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ और काबिल बनाओ। और इसी के साथ भाई अपने इंस्टाग्राम आईडी और बता दो, जो हमारी ऑडियंस है भाई वो आप तक अभी तुरंत पहुंच जाए। इंस्टाग्राम और यूट्यूब, फेसबुक सभी निरंजन चाइना या चाइना निरंजन नाम डालोगे तो आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे तो मैंने लगभग 700 के करीबन चाइना के बड़े बड़े एपिसोड्स में वीडियो बना के लगाया। हर एक फील्ड का नॉलेज दिया है, प्रैक्टिकल एजुकेशन का दिया है, स्कूल भी मैंने दिखाई है, इनका फैक्ट्रियाँ भी मैं दिखाता हूँ, हर एक तरीके का एक्सपो दिखाया है, कल्चरल फेस्टिवल भी दिखाया है, इनके शादी ब्याह भी दिखाया है। फ्यूनरल तो नहीं दिखा पाया, लेकिन कभी मौका मिला तो वो भी दिखाऊंगा। और स्कूल के किस्से भी बताया कि जैसे अपने स्कूल में मुर्गा बनाते हैं वहाँ बनाते हैं कि नहीं, ऐसा करके कई चाइनीज़ लड़कियों के साथ इंटरेक्शन भी दिखाया। और एक दो लड़कियाँ जो इंडियन लड़कों से शादी करना चाहती थी, उनका भी इंटरव्यू दिखाया, तो वो भी आप देख सकते हो, आपके काम का हो सकता है। और भाई तुम्हारे भाई की है @फरीदाबाद रॉकर्स, तो दोनों भाइयों को कर लो फॉलो। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।